अमीरों की रसोई में राशन, पानी, घी, मक्खन, हर चीज की पूर्ति होती है। एक हम गरीबों के जीवन संघर्षों भरा क्यों है? चूल्हा बनाओ, लकड़ी लाओ, धुएं से आंखें लाल लाल हो जाती है, तब दो रोटी पकती है। सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वे इतने गरीब थे कि उनको एक वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। शीतल, खाने को कुछ बन गया हो तो दे दो, काम पर जाना है। जी थोड़ी देर बैठ जाइए, खाना बस तैयार ही होने वाला है, फिर सब गरम गरम खा ले। तभी चूल्हा टूट जाता है और सारी सब्जी चूल्हे में टूटकर उसमें समा जाती है। ये देख शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से सब्जी बनाई थी, सारी की सारी बर्बाद हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं बहू, मिट्टी का चूल्हा था, एकदम से टूट गया। पिंकी दादी, अब हम क्या खाएंगे? सब्जी तो है नहीं। आज शायद राम जी ने हम गरीबों के भाग्य में सिर्फ ये सूखी रोटी ही लिखी है। बच्चों, खा लो। रतन, पिंकी, बच्चों मैं तुम दोनों को नमक तेल लगाकर दे देती हूँ, उसे खा लो। बहू, तुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही होगी, तू जा, मैं चूल्हा बना दूंगी। शीतल जल्दी से रोटी खाकर काम पर निकल जाती है। जलती धूप में चलते चलते शीतल एक बड़े रिहायशी इलाके में आ जाती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें चमक रही थी। पता नहीं ये दो कौड़ी की नौकरानी ने खुद को क्या समझा हुआ है, इतनी देर से आती है। तभी गर्मी से हालत खराब पसीने में भीगती हुई शीतल आ जाती है। ये हो रही शीतल, कहाँ पर थी? ये कोई टाइम है आने का? मेरी रूमी बेबी कब से ब्रेकफास्ट मांग रही है। आंटी, जल्दी से मेरे लिए बटर सैंडविच बना दो। बस लाती हूँ रूमी बेबी। तभी शीतल रसोई में खाना बनाने आ जाती है और इतने बड़े किचन को देखकर शीतल सोचती है, अमीरों की रसोई में राशन, पानी, घी, मक्खन, हर चीज की पूर्ति होती है। एक हम गरीबों के जीवन संघर्षों भरा क्यों है? चूल्हा बनाओ, लकड़ी लाओ, धुएं से आंखें लाल लाल हो जाती है, तब दो रोटी पकती है। दरवाजे पर छुपकर ये सब मालकिन सुन लेती हैं और इसका गलत मतलब निकालकर शीतल के पास आती है। तो कौड़ी की गरीब, तू मेरे किचन को देखकर नजर मार रही थी? निकल मेरे घर से। नहीं मालकिन, भगवान के लिए मुझे गरीब को काम से निकाल कर मेरे पेट पर लात मत मारिए ना। वो बेचारी शीतल पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसे काम से निकाल देती है। शीतल रोते रोते घर लौट आती है। क्या हुआ बहू, तू आज बड़ी जल्दी आ गई? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया माँ जी। दरवाजे पर खड़ा मुकेश ये सब सुन लेता है। माँ, मेरा भी काम छूट गया। पर तू कितना मेहनती है केशव, और तूने तो कहा था कि इस महीने के बाद मालिक तेरी पगार बढ़ा देंगे, फिर ये सब कैसे? माँ, वो लल्लन है ना, वो आज एक नया मजदूर ले आया। जहाँ मैं रोज के 100 रुपए में काम करता था, वो 70 रुपए में ही काम करने के लिए राजी हो गया, इसलिए मालिक ने निकाल दिया। हे भगवान, सारे के सारे दुख एक ही दिन में पड़ने थे हम गरीबों के घर परिवारों में। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। माँ, प्यास लगी है, मटके में पानी भी नहीं है। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। शीतल हाथ में घड़ा लिए पानी लेने आती है, जहाँ तपती धूप सारी घास जल चुकी थी। वहाँ पर कई सरकारी आदमी पेड़ों में पानी डाल रहे थे, पर उस जलती धूप में उस घास को पानी नहीं दे रहे थे। अरे सभी पेड़ों में अच्छे से पानी डालना। जरा सुनिए भाई साहब, थोड़ा पानी इन घासों में भी डाल दीजिए, कितने मुरझा गए हैं। ये घास थोड़े ना फल देंगे, सूखते हैं तो सूख जाने दो। हे भगवान, तेरी दुनिया में कैसे कैसे लोग हो गए हैं। जो इंसान तो इंसान पेड़ पौधों में दो आंख करते हैं। अगर पेड़ फल देगा तो ये उसी को ही पानी डालेंगे, और बेचारी ये घास गर्मियों में इंसान को बैठने के लिए ठंडक देती है, इनकी कदर नहीं। इनमें मैं पानी डालूंगी। शीतल नदी में से मटकी पानी की भरकर उस घास में डालती है, जिससे उसके दिल को सुकून मिलता है। चलो प्यारे घास, अब तुम फिर से हरे भरे हो जाओ। जल ही तो तुम्हारा आहार है ना, लेकिन मेरा परिवार तो इतने दिनों से बिना खाए पिए बगैर है। शीतल जब जाने लगी तब उस घास में से आवाज आती है। रुको शीतल, कौन है जिसने मुझे पुकारा? ये आवाज हम घासों की है। तुमने जिस तालाब का पानी हमें डाला था वो जादुई था, इसलिए हम भी जादुई घास बन गई है।
इसलिए अब तुम घास का चूल्हा बनाओ जो कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारा धन्यवाद प्यारे घास। जाओ शीतल, बहुत जल्दी तुम्हारे घर के दिन बदलने वाले हैं। जादुई घास का शुक्रिया करके शीतल थोड़ी सी घास को अपने साथ घर ले आती है और घास का चूल्हा बना देती है। माँ, आप जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। तभी अंदर के मन से दुखी होकर शीतल ने दुख जताते हुए कहा, क्या बनाऊं मेरे बच्चों, अन्न का एक दाना नहीं घर में, राशन पानी के बगैर खाना कैसे बनेगा। भूख से बेहाल पिंकी अंदर से एक पतीला लाकर उसे चूल्हे पर रख देती हैं और देखते ही देखते वो पतीला पुलाव से भर जाता। ये सब देखकर शीतल दंग रह गई। हे कृष्ण मुरारी, क्या लीला है, बिना अनाज के पुलाव कैसे पक गया। दादी दादी, कहीं ये घास का चूल्हा जादू का चूल्हा तो नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए राहुल एक पतीला लाकर रख देता है और अपनी इच्छा मांगता है। जादुई घास के चूल्हे, मुझे पनीर वाले चाउमीन खानी है। तभी देखते ही देखते वो पतीला चाउमीन से भर जाता है। रतन ने एकदम ठीक बोला था, ये घास का चूल्हा जादुई चूल्हा है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना बुढ़िया माई, मैं जादुई घास का चूल्हा हूँ। अगर किसी को और कुछ खाना है तो ऑर्डर फरमाओ। मुकेश भी थोड़ा सोचकर अपनी पसंद का खाना मांगता है। सुनो जादुई घास के चूल्हे, मुझे पालक पनीर खाने का बहुत मन है, तुम दे सकते हो? बिल्कुल, पालक पालक पनीर पालक पनीर पालक पनीर खाएगा। तभी जादू से पालक पनीर मुकेश के सामने आ जाती है। आज कितने वक्त बाद इस गरीबी में अपनी मनपसंद का खाना मिला है। माँ, शीतल, आप दोनों मांग लो खाना। हाँ प्यारे घास के चूल्हे, मुझे ना आलू पूरी खानी है और मुझको दाल मखनी खाना है। फिर उन सब के भी मनपसंद का खाना आ जाता है। उस दिन शीतल के गरीब परिवार ने पहली बार अपनी पसंद का खाना पेट भर के खाया। माँ, शीतल, थोड़ा थोड़ा पालक पनीर चख कर देखो ना, कितना अच्छा बना है। नहीं, मुझे तो अपनी दाल मखनी अच्छी लग रही है और मुझको अपनी आलू पूरी। इतने सालों की गरीबी देखने के बाद आज 1 बरसों के बाद हम गरीबों ने ऐसी शाही दावत खाई है। इस जादुई घास के चूल्हे की चलते किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो इतने दिनों तक गरीबी में हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जला और ना ही हमारे घर में एक चूल्हा भी नहीं था। अब भगवान ने भी दिया भी तो जादुई घास का चूल्हा दिया। माँ जी, क्यों ना इस घास के चूल्हे से ही हम अपना एक खुद का ढाबा खोलकर चलाएं और गरीबों को थोड़ी सस्ते में खाना खिलाएं। इससे आमदनी भी होगी और लोगों की भलाई भी। तुम क्या कहते हो जादुई घास के चूल्हे, क्या तुम हमारा साथ दोगे? घास का चूल्हा मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब घास के चूल्हे की मदद से शीतल और मुकेश ने एक ढाबा खोल लिया और हर तरह का खाना रख दिया। खाना स्वादिष्ट होने के चक्कर में बहुत लोग आते और अच्छी कमाई होती हैं। कुछ ही दिनों में गरीब परिवार के दिन अच्छे होने लगते हैं और शीतल और मुकेश गरीबों की भी मदद करने लगते हैं। जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते उनको फ्री में खाना खिलाते हैं और खुश रहते हैं। तुम गरीबों की कोई औकात तो होती नहीं, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करने के लिए आ जाते हो। अब ये जो तूने घर का मसाला बर्बाद किया है उसकी भरपाई कौन करेगा बता? तुम लोग हराम का खाने वाले हो, कभी अपनी मेहनत से कुछ किया है? मैं अपना नुकसान और नहीं झेल सकता, इसलिए तुझे यहाँ पर आने की अब कोई जरूरत नहीं है। रामपुर नाम के एक गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे सोहन के साथ रहता था। वे इतने गरीब थे कि जिस दिन किस काम मिलता और काम करते तो उनका घर का चूल्हा जलता और जिस दिन काम नहीं करते उस दिन ठंडा पड़ा रहता था। एक दिन की बात, मुकेश काम की तलाश में रोड पर खड़ा था तो वहां से उसका बेटा सोहन गुजर रहा था। तो सोहन के मन में एक खुरापाती ख्याल आता है और खुद से कहता है, अरे आज तो पिताजी काम पर गए ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, पिताजी को थोड़ा सा छेड़ देता हूँ, क्या पता पिताजी थोड़ा हंस लें। ऐसे सोहन अपने पैर में चोट लगने का झूठा नाटक करके अपने पिताजी के सामने जाता है। हे भगवान, मेरे पैर में तो चोट लग गई, अब मैं कैसे चलूंगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी तो मेरे पास भी नहीं है। सोहन की आवाज सुनकर मुकेश इधर उधर देखने लगा और अपने आप से कहता है, अरे ये तो मेरे सोहन की आवाज है। वो इस तरह दर्द में चिल्ला रहा है, उसको चोट लगी है लेकिन वो है कहाँ? ये कह फिर से अपने बेटे को देखने लगता है। तभी मुकेश की नज़र सोहन पर पड़ती है।
मुकेश अपने बेटे के पास जाता है और देखता है कि वो पैर को पकड़कर रो रहा था। ये देखकर मुकेश जल्दी से अपने बेटे को संभालते हुए बोलता है, अरे बेटा, तू यहाँ पर कैसे? और तेरे पैरों में इतनी चोट कैसे लगी बेटा? तू कहीं भी मत आया जाया कर, क्योंकि तेरे पास सिवाय मेरे कोई और नहीं है। पहले तो मुझे तेरी माँ छोड़कर चले गई, अब मैं तुझसे दूर नहीं हो रहा चाहता बेटा। बेटा बेटा। पिताजी को ऐसे फुट फुट कर रोता देखकर सोहन अपने पिताजी को चुप कराते हुए माफी मांगने लगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? भला वो क्यों? तुमने तो कोई गलती भी नहीं की है, तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो मेरे बच्चे? पिताजी, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। और ये तो एक टोमेटो सॉस है जो आपको मेरे पैरों पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको केवल हंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप अक्सर चिंता में रहते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको इस तरह थोड़ा सा ही सही लेकिन हंसाया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा मजाक इतना बुरा लगेगा कि आप मुझे लेकर रोने ही लगेंगे। मैं आज के बाद आपके साथ कभी भी कोई भी ऐसा मजाक नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा लगे या आपको दुख पहुंचे। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने वहां पर एक व्यक्ति आता है और मुकेश को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और अपने साथ ले जाता है। मुकेश अच्छे से काम करने लगता है। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन भारी बारिश आने लगी। मुकेश उस बारिश में काम कर रहा था। जैसे ही मुकेश घर बनाने का मसाला मिक्स करता है, वो सारा मसाला बारिश में ख़राब हो जाता है। ये देख उसके मालिक को गुस्सा आ जाता है और मुकेश से गुस्से में बोलता है, तुम गरीबों की कोई औकात तो होती नहीं, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करने के लिए आ जाते हो। अब ये जो तूने घर का मसाला बर्बाद किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा बता? तुम लोग हराम का खाने वाले हो, कभी अपनी मेहनत से कुछ किया है? मैं अपना नुकसान और नहीं झेल सकता, इसलिए तुझे यहाँ पर आने की अब कोई जरूरत नहीं है। मालिक, अगर मैं कल से नहीं आऊंगा तो मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मुझे काम पर से मत निकालिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बारिश की वजह से ये मसाला खराब हो गया। मैं आगे से ध्यान रखूंगा मालिक कि जब भी बारिश होगी वो मसाला मैं किसी छत के ही नीचे बनाऊंगा, लेकिन मुझे काम पर से मत निकालिए। अच्छा, तो अब तूने मुझसे जबान भी लड़ाई, अब तेरे को तो तेरी मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो खुद जाएगा यहाँ से या मैं तुझे धक्के मारकर निकाल दूं। बेचारा मुकेश अपने आंखों में आंसू लिए घर आ जाता है और उदास हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे, पर मुकेश काम पर नहीं जाता था और ऐसे ही धीरे धीरे मुकेश को अपने बेटे की चिंता उसे सताए जा रही थी। अपने पापा को ऐसे चिंता में देखकर सोहन अपने आप से कहता है, पिताजी, आप इतनी चिंता में रहने लगे और अब तो वो काम पर भी नहीं जाते। मुझे पिताजी से इस बारे में बात करनी ही होगी कि आखिर वो इतनी चिंता में क्यों रहते हैं। आखिर क्या बात है जिस वजह से पिताजी इतना चिंता लेते हैं? चिंता की वजह से वो इतने बीमार पड़ गए। इतना कहकर सोहन अपने पापा के पास जाकर बोलता है, पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों रहते हैं? आखिर क्या बात है? अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं पिताजी। ये सुनकर मुकेश अपने बेटे को सब सच बता देता है। सारा सच जानने के बाद सोहन बोलता है, पिताजी, आपकी अब तबीयत खराब रहने लगी है, क्यों ना मैं खुद का एक कारोबार शुरू करूं? मैंने सुना है नींबू के दाम बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, क्यों ना मैं नींबू का व्यापार शुरू करके अपने इस घर को अच्छा बनाऊं और थोड़ा काम करूं? मुकेश अपने बेटे की बातों से सहमत होता है, लेकिन वो अपने बेटे से बोलता है, बेटा सोहन, मेरे पास तुम्हारा ये बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जितने भी आज तक पैसे बचाए हैं वो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। इन पैसों का मोल समझना और उसे बेकार में ही व्यर्थ मत जाने देना बेटा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इतना कहकर सोहन अपने पिता से पैसे लेता है और बाजार में नींबू लेने चल देता है। वह नींबू का भाव पूछता है। काका, नींबू कैसे दिए? बेटा, अभी तो नींबू के दाम सही चल रहे हैं। 10 रुपए के पूरे 10 नींबू मिलते हैं।
काका की बात सुनकर सोहन अपने पैसों की तरफ देखता है जहाँ उसके हाथों में 50 का नोट था। वह उस पूरे 50 रुपए का नींबू ले लेता है और वह अपने नींबू का स्टॉक भर लेता है। धीरे धीरे करके वह ठेले पर अपने नींबू रखता है और गली गली जाकर नींबू बेचना शुरू कर देता है। नींबू वाला नींबू ले लो, ताजा ताजा रसीला नींबू ले लो। एक बार नींबू का रस पियोगे तो बार बार नींबू खरीदोगे। नींबू ले लो। सोहन के रसीले नींबू को देखकर उसके ठेले पर अब भीड़ लग जाती है। इस तरह अब उसके 50 रुपए के नींबू बिक गए थे। सोहन के पास अब 50 रुपए के नींबू के बदले उसका दुगना आया था। ये देखकर सोहन खुश हो जाता है और अगली सुबह एक बार फिर नींबू बेचने लगता है। इस तरह सोहन अपने नींबू बेचता रहता है और अपनी तरक्की करता रहता है। धीरे धीरे वह अपने इस काम में इतना आगे बढ़ गया कि उसके नींबू को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। ये देखकर उसके पिता को अब सुकून मिल गया कि उसका बेटा अब खुद के पैर पर खड़ा है और इस तरह दोनों बाप बेटे एक साथ मिलकर अपने नींबू का कारोबार चलाने लगे। वह अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।